Assalamu alaikum. And next topic from the cardiac embryology is about the fetal circulation. So fetal circulation को समझने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो है एक अम्बिलिकल वेन होती है, दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। मदर से जो ब्लड बच्चे को जा रहा होता है वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू जा रहा होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और बच्चे का जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है वो मदर की तरफ जा रहा होता है थ्रू द अम्बिलिकल आर्टरीज़, जो कि दो होती हैं। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ये अम्बिलिकल वेन आपको नज़र आ रही है, जो कि आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें 30 मिलीमीटर मर्करी ऑक्सीजन प्रेशर होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे के अंदर जा रहा है, फीटस में। और ये आपको अम्बिलिकल आर्टरीज नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड मिलेगा, और ये ब्लड जो है वापस प्लेसेंटा में मदर की तरफ जा रहा होता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अम्बिलिकल वेन से आगे जो है किस तरह से वो बच्चे के अंदर जा रहा है ब्लड। तो अम्बिलिकल वेन से जो है ब्लड जब आगे जाएगा तो यहाँ पे लिवर आएगा। तो दो चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे की नॉन फंक्शनल होती हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। एक उसका लिवर है और एक उसके लंग्स हैं, ये दोनों काम नहीं कर रहे होते। तो जब लिवर काम ही नहीं कर रहा, पोर्टल सर्कुलेशन है ही नहीं है, तो वो ब्लड जो है वहाँ से शंट होके लिवर में जाने की बजाय अम्बिलिकल वेन से जाएगा हार्ट में थ्रू द इंफीरियर वेना केवा। और किसके थ्रू जाएगा? डक्टस वेनोसिस के थ्रू। तो अम्बिलिकल वेन blood flows from the umbilical vein to the ductus venosus to the inferior vena cava, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, bypassing the liver to the right atrium, ये राइट एट्रियम में आ गया ब्लड। फिर राइट एट्रियम जो है वहाँ से ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा जब, तो मैंने आपको बताया था कि वो फोरामेन ओवेल के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा वहाँ से वो लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा, फिर वो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर जाएगा एओर्टा में, और फिर पूरी जो है एओर्टा से होता हुआ बॉडी को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर अम्बिलिकल आर्टरीज़ के थ्रू जो है वो वापस मदर में चला जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो है जो डीऑक्सीजनेटेड बच्चे का ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा, ठीक है। और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू भी जो है वो मतलब सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट एट्रियम से यहाँ से जो है लेफ़्ट एट्रियम में तो जा रहा होगा, लेकिन नीचे राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी ट्रंक से क्योंकि आगे लंग्स में नहीं जा सकता, लंग्स का रास्ता ब्लॉक है, लंग्स काम ही नहीं कर रहे, लंग्स की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि वो ब्लड को अंदर लेगी नहीं। तो वो पल्मोनरी ट्रंक से यहाँ पे हमारे पास होगा एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ये डक्टस आर्टरियोसिस आपको नज़र आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा। तो पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड चला जाएगा एओर्टा में और फिर बॉडी में। सो दो मैंने आपको पैथवेज बताए हैं, ये रट लें, जहन में रट लें। एक सबसे पहला अम्बिलिकल वेन टू डक्टस वेनोसिस टू इंफीरियर वेना केवा टू राइट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा एंड टू द बॉडी। नेक्स्ट सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम, इनटू द राइट वेंट्रिकल, इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, देन डक्टस आर्टरियोसिस, एओर्टा एंड देन बॉडी। ये हमारे पास सारा पैसेज है। तो यहाँ से हम इसको टेक्स्ट रीड करते हैं कि ब्लड इन अम्बिलिकल वेन हैज़ ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ 30 मिलीमीटर मर्करी, ऑक्सीजन जिसमें 80% सैचुरेटेड है। अम्बिलिकल आर्टरीज हैव लो ऑक्सीजन सैचुरेशन। थ्री इम्पॉर्टेंट शंट्स जिनकी हमने बात की। Blood entering fetus through the umbilical vein is conducted via the ductus venosus into the inferior vena cava, bypassing the hepatic circulation. Next, most of the highly oxygenated blood reaching the heart via the inferior vena cava is directly through the foramen vein to the left atrium. ये वही बात होगी ना, inferior vena cava से foramen vein to left atrium. Then deoxygenated blood
Deoxygenated blood from the superior vena cava passes the right atrium to the right ventricle to the pulmonary artery to ductus arteriosus to descending aorta to shunt is due to high fetal pulmonary resistance। ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब हमारे पास बच्चे की बर्थ होगी तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या चेंज आता है? पहले होता है बच्चे के अंदर प्लेसेंटा, ठीक है, बच्चे के पास प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा में से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं कि वो जो डक्टस आर्टरियोसिस था विच वॉज प्रेजेंट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, उसको खुला रख रहा था। प्रोस्टाग्लैंडिन्स खुले रखते हैं उस डक्टस आर्टरियोसिस को। लेकिन जब प्लेसेंटा ख़त्म हो जाता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है बच्चे का मदर से, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अमाउंट कम हो जाती है। तो वो जो खुला हुआ डक्टस आर्टरियोसिस था वो बंद हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। एक और चीज़ याद रखें कि जो लंग्स हैं वो फंक्शनल हो गए हैं। लंग्स की जो अंदर ब्लड आ गया है, ठीक है, लंग्स के अंदर जब ब्लड आएगा तो वो जो लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर होगा वो राइज़ कर जाएगा। तो वो जो नॉर्मल राइट एट्रिया से लेफ़्ट एट्रिया की तरफ ब्लड आ रहा था फोरामेन वेल के थ्रू, वो अब नहीं आएगा। लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर राइज़ करेगा तो फोरामेन वेल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो जो नॉर्मल सर्कुलेशन है वो शुरू हो जाएगी, कि जो हमारे अंदर होती है नॉर्मल लोगों के अंदर, एडल्ट्स में, कि राइट एट्रिया का ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर लंग्स में जाएगा, ठीक है। डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो चुका है। तो यही चीज़ दिखाई हुई है कि एट बर्थ इन्फेंट टेक्स अ ब्रेथ, जिसकी वजह क्या होगा, पल्मोनरी वेसल्स का रेजिस्टेंस कम होगी। तो जब भी रेजिस्टेंस कम होती है ब्लड फ्लो वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, फोरामेन वेल बंद हो जाएगा। नाउ इट इज़ नोन एज फोसा ओवैलिस। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाएंगे और डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो जाएगी। ये कहानी है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, बहुत से मरीज़ होते हैं बच्चे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के साथ, जिसमें ना क्या हो रहा होता है, लाइक मैं आपको बताऊं कि उसमें ना कोई ऐसी सिचुएशन हमें क्रिएट करनी पड़ती है कि हम उस जो फोरामेन वेल है ना उसको खोल के रखें, ठीक है, खोल के रखें मतलब पेटेंट रखें उसको, ठीक है। तो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो डक्टस आर्टरियोसिस को खुला रखते हैं, ठीक है। तो हमें पेटेंट करना पड़ेगा उसे। तो हम क्या करेंगे ऐसा कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो खुला रहे, हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अमाउंट को ज़्यादा करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि उसको बंद कर दें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इनहिबिटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो कम हो, ठीक है, और जो है ना वो कम होगा तो ऑब्वियसली बंद हो जाएगा, ठीक है। सो NSAIDs like indomethacin, ibuprofen और acetaminophen help close the patent ductus arteriosus। क्यों? क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम होंगे तो वो बंद हो जाएगा। अब जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है उसने बाद में लिगामेंटम आर्टरियोसम बनाना होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे पास ये टेबल है, ये आपने याद कर लेना है कि कौन से जो फीटल स्ट्रक्चर्स हैं वो कल को क्या बनाएंगे। डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट हो जाएगा, डक्टस वेनोसिस लिगामेंटम वेनोसम में कन्वर्ट हो जाएगा, फोरामेन ओवेल फोसा ओवैलिस बना देगा। तो ये जो एलेंटॉइस है इसमें एन से आपने याद रखना है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ठीक है। यूरेकस जो है ये एक्चुअली ब्लैडर के साथ कनेक्ट कर रहा होता है अम्बलाइकस को। यूरेकस इज़ अ पार्ट ऑफ एलेंटॉइस बिटवीन ब्लैडर एंड द अम्बलाइकस, ठीक है। अम्बलाइकल आर्टरी जो हैं ये अम्बलाइकल से याद रखें कि ये मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट्स बनाते हैं। अम्बलाइकल वेन जो होती है ये कल को लिगामेंटम, क्योंकि ये उधर हार्ट के पास लिवर के पास होती है ना, तो इसे याद रख लें। इसने लिवर का जो होता है ना लिगामेंटम टीरीज राउंड लिगामेंट उसको बनाना होता है फॉल्सिफाइड लिगामेंट के अंदर। तो इन यूट्रो क्या है, ऑक्सीजन कम है, प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा है, तो फोरामेन जो है वो डक्टस आर्टरियोसिस खुला रहेगा। बर्थ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन कम होंगे, प्लेसेंटा लॉस होगा तो वो बंद हो जाएगा। तो ये यूट्रो में क्या होता है, इन यूट्रो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है,
राइट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा होता है, लेफ़्ट एट्रिया का कम होता है। बर्थ पे क्या होता है, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हार्ट क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो राइट एट्रिया का प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीटल सर्कुलेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कार्डिक एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ट्यूब्स, डेवलपमेंट ऑफ एट्रिया, वेंट्रिकल्स, एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम, वॉल्स कैसे बनते हैं, आर्टीरियल सिस्टम कैसे बन रहा होता है, एओर्टिक आर्टरीज का जो होता है क्या डेरिवेटिव्स होते हैं उसके, और वीनस सिस्टम के क्या डेरिवेटिव्स होते हैं, वो किस तरह से बनता है सारा। और उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इट।